ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। ये देखो, इसमें जो सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज अबाउट फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस इन काजीरंगा नेशनल पार्क। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट एवर पहली बार है ऐसा, है ना। इंडिया में पहली बार ऐसा है जहाँ पर ग्रासलैंड बर्ड का सेंसस किया जा रहा है। यूजुअली ग्रासलैंड के बर्ड्स को इग्नोर किया जाता है, बट पहली बार ऐसा हुआ है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क में, कहाँ पर है, असम में, वहां पर घास स्थलीय पक्षियों की जनगणना की जा रही है। तो भाई, नेशनल पार्क की बात हो रही है। नेशनल पार्क में अभी तक जितने भी जीवों की जनगणना की गई है उसमें पहली बार ये उन पक्षियों की, उन बर्ड्स की हो रही है जो ग्रासलैंड वाले होते हैं। तो अगर हम इस न्यूज़ को देखते हैं, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये काजीरंगा नेशनल पार्क। अब यहाँ पे तुम्हारे लिए काजीरंगा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसकी लोकेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब मैप पर, इंडिया के मैप पर तुम्हें ये लोकेट करना चाहिए फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाल में ही पहली बार घास स्थलीय पक्षियों की जनगणना की गई है ना। अब तो इतना तो सबको याद हो गया कि भाई काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ। और अगर देखा जाए, तुमसे पूछा जाए कि अभी तक इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, तो क्या बताओगे? 107। पता है सबको? और जो रीसेंट है, कौन है रीसेंट वाला, सबसे रीसेंट? सिमलीपाल। कहाँ पर है? उड़ीसा। ये रीसेंट नेशनल पार्क है, न्यूली एडेड, मतलब सबसे अभी बिल्कुल नया है ये। और यहाँ देखो, असम के काजीरंगा की बात तो हो गई। अब आगे चलते, इसमें यहाँ पर ये सेंसस किया गया है पहली बार। अब इस जनगणना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अब इसकी तारीख भी यहाँ पर दी गई है कि कब से कब ये सेंसस किया गया है। डेट ऑफ सेंसस 19-20 जुलाई 2025 को। मॉनसून के दौरान ये जनगणना की गई है, कंडक्टेड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन टू डॉक्यूमेंट मॉनसून बर्ड डाइवर्सिटी। मॉनसून के दौरान क्या होता है, मॉनसून में पक्षियों की विविधता दिखाई देती है, जिसको हम डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। उस डाइवर्सिटी को दर्ज करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये सेंसस कंडक्ट किया गया। यूज लाइन ट्रांजैक्ट मेथड फॉर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लाइन किस मेथड का उपयोग किया गया? लाइन ट्रांजैक्ट विधि का। और ये फोकस क्या कर रहा है? ये फोकस कर रहा है ग्रासलैंड बर्ड्स पे, यानी घास भूमि वाले पक्षियों पर इसका फोकस है पूरी तरह से। तो यहाँ देखो कि ये सेंसस जो है, जनगणना है, उन पक्षियों पर केंद्रित है जो सिर्फ ग्रासलैंड इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट होते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं। और इस पूरी जनगणना का, इस पूरे सेंसस का जो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में किया गया है ग्रासलैंड के बर्ड्स को लेकर, तो इसका उद्देश्य तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आवास और मौसमी परिवर्तनों का प्रभाव जानना है। यहाँ पर सीजनल चेंजेस, देखो होता क्या है कि हैबिटेट हैबिटेट या निवास स्थान जो है किसी भी पशु पक्षी का, वहां से माइग्रेशन भी इनका होता रहता है। माइग्रेशन यानी कि प्रवसन, और प्रवसन भी जनसंख्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि तुम्हें पता है, अगर किसी क्षेत्र की जनगणना हमें करनी हो, तो उस क्षेत्र में जो वहाँ जनसंख्या रह रही है, यानी जो वहाँ का बर्थ रेट है ना, और डेथ रेट है, जन्म दर और मृत्यु दर, उसके साथ साथ माइग्रेशन का जो एस्पेक्ट है, माइग्रेशनल रेट, वो भी देखा जाता है। इस एरिया में कितने लोग नए जन्म लिए, कितने लोग मर गए, और कितने आए और कितने गए। आए और गए कौन हो गए? माइग्रेशन। इनको भी काउंट किया जाता है किसी भी हैबिटेट में। अब यहाँ बात हो रही है, दूसरी बात है इम्पोर्टेंस ऑफ काजीरंगा। ये न्यूज़ अगर तुम देखोगे, तो ये न्यूज़ कुछ दिन पहले, यहाँ पर सोर्स भी लिखा हुआ है ना, इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ आई हुई है। अगर तुम पढ़ते हो न्यूज़पेपर तो तुम्हें पता चलेगा। हम लोग 3-4 सोर्सेस को इकट्ठा करके यहाँ पे हम लोग न्यूज़ कवर कर रहे हैं। अगर तुम 3-4 सोर्सेस नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं,
एक आध सोर्स कम से कम डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ा करो, और बाकी तुम जो इस तरह के क्लास होते हैं, इस तरह के सेशन होते हैं, उसको भी देख सकते हो। असम के यस की हाईलाइट ये सब तो हो चुका है हमारा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस है, काजीरंगा की घास भूमियों का महत्व है। तो अब तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि इंडिया में अगर ग्रासलैंड कहाँ है, तो ये भी तुम्हें पता चल रहा है काजीरंगा में घास भूमि है। ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे। ट्रॉपिकल एलुवियल ग्रासलैंड, किस तरह की घास भूमि है वहाँ पे? उष्ण कटिबंधीय जलोढ़ घास भूमि। काजीरंगा कहाँ है? असम में। असम में कौन सी नदी बहती है तुम्हें पता ही है, ब्रह्मपुत्रा, है ना? और ब्रह्मपुत्रा अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट लेकर आती है, बहुत ज्यादा मात्रा में गाद लेकर आती है, और वो फिर जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वहां गिराती है। सुंदरबन के डेल्टा में ये सारा गाद गिराती है, लेकिन अपने रास्ते में भी वो गाद गिराती चलती है ब्रह्मपुत्र, है ना? और इतनी ज्यादा गाद गिराती है, इतना ज्यादा सिल्ट और सैंड गिरता है कि इससे आइलैंड भी बन चुका है। तुम्हें पता ही है मजूली, है ना? मजूली जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, नदी द्वीप है। रिवराइन आइलैंड कहते हैं मजूली को, या नदी द्वीप कहते हैं, वो भी ब्रह्मपुत्रा में ही है। तो वो द्वीप कैसे बना बीच में, नदी के बीच में द्वीप कैसे बना? क्योंकि नदी अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में गाद, सैंड, सिल्ट लेकर आती है, और जब नदी का प्रवाह थोड़ा धीमा होता है, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी यानी कि वहन क्षमता कम हो जाती है, और जो गाद होता है वो रास्ते में ही गिर जाता है, और फिर नदी अपने आप चारों तरफ से निकल जाती है, और बीच में एक द्वीप का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि मजूली सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है ना? और ये ब्रह्मपुत्रा में ही है। ब्रह्मपुत्रा हिमालय से आ रही है, उधर से पता ही है तुम्हें, हिमालय मतलब अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से भी। और ये उस रास्ते से जब उतरती है, तो इसमें सीधी सी बात है कि जब ये हिमालय से उतर रही होती है, तो इस ब्रह्मपुत्रा को बहुत सारा इरोजन यानी अपरदन करना होता है, और अपरदन करते हुए ये नदी आती है। जब अपरदन करते हुए नदी आती है, तो ये क्या करती है यहाँ पर, इस अपरदन करने के बाद वो अपने साथ गाद लेकर आती है, और इन गाद को अपने रास्ते में बिछाती जाती है, और यही जलोढ़ मिट्टी भी कहलाती है। जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? ट्रॉपिकल मिट्टी किसको कहते हैं? जो मिट्टी किसके द्वारा लाई जाती है? जो मिट्टी लाई जाती है किसके द्वारा, आई मीन टू से नदियों के द्वारा। तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी बिछाई जाती है उसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो काजीरंगा में उष्णकटिबंधीय जलोढ़ घास भूमि पाई जाती है, जो अत्यधिक संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक। अब देखो यहाँ पर एक और खास बात है, दो तीन चीजें तुम समझ गए यहाँ पे, कि भाई काजीरंगा, है ना, काजीरंगा में कौन सा ग्रासलैंड यानी कौन सी घास भूमि पाई जाती है, और ये अत्यधिक संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। ये भी ध्यान रखना, एक्सट्रीमली थ्रेटेंड, है ना? तो ये अत्यधिक संकटग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र, मोस्ट थ्रेटेंड या एक्सट्रीमली थ्रेटेंड में से एक है। और ये लिस्ट कौन बनाता है, ये तुम्हें बता चुका हूं पहले भी, IUCN, है ना? ये पब्लिश करता है रेड डेटा बुक, पता है सबको? तो रेड डेटा बुक जो पब्लिश करता है, उसमें उन्हीं प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है जो संकटग्रस्त या अत्यधिक हो, या पूरी तरह से फ्यूचर में खत्म हो जाने वाले हो, या खत्म हो चुके हो पूरी तरह से, वो भी इसमें लिस्ट में रहते हैं। यानी सभी प्रकार की प्रजातियां रहती हैं जो संकट अवस्था में, चाहे कम संकट में, अधिक संकट में, या फ्यूचर में खत्म होने वाले, या पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, उन सबकी लिस्टिंग रेड डेटा बुक में की जाती है। इसको रेड लिस्ट भी कहते हैं, जो IUCN पब्लिश करता है, यूएन की एक एजेंसी है। अब इसमें देखो, काजीरंगा में उष्णकटिबंधीय जलोढ़ घास भूमि पाई जाती है। ये ध्यान रखना, कौन सी घास भूमि? जलोढ़ घास भूमि। ओके, उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल भी याद रखना इसमें। ग्रासलैंड सपोर्ट रेयर एंड एंडेमिक बर्ड स्पीसीज। ये जो घास भूमियां हैं, दुर्लभ और स्थानिक पक्षियों को सहारा देती है। एंडेमिक में पहले भी बता चुका हूं, जो लोकल बर्ड होते हैं उनको एंडेमिक कहते हैं, और जो दुर्लभ बर्ड यानी कि बहुत कम बचे हुए पक्षी हैं, उनको ये सपोर्ट देती है, ये ग्रासलैंड। ठीक है? तो ग्रासलैंड अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड है, जैसे तुमने सुना होगा, प्रेयरी है ना, स्टेपी है,
लेकिन यहाँ इंडिया में भी इस तरह के छोटे छोटे ग्रासलैंड्स दिखाई देते हैं। तो सिर्फ जो विश्व के पटल पर तुम्हें ग्रासलैंड नजर आते हैं, सिर्फ उन घास भूमियों को नहीं ध्यान में रखना है। अब क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि वर्ल्ड में कौन कौन से ग्रासलैंड है, तुम्हें इंडिया के ग्रासलैंड पर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। स्पीसीज कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ पर देखी गई हैं, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे स्वाम, पिरिनिया, ब्रून हेडेड लॉपिंग्स, फिंस, वीबर, एटिसी, वेर स्पॉटेड। अब तुम्हें इनके नाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ बायोडाइवर्सिटी सेक्शन में। इस सेक्शन में क्या होता है कि भाई जो प्रजातियां स्पीसीज, उनसे क्वेश्चंस, मतलब हर साल एक ना एक क्वेश्चन प्रजातियों से रहते ही रहते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में। तो प्रजातियां देखो कौन कौन सी देखी गई हैं। अब तुमसे पूछा जा सकता है कि भाई ये प्रजातियां कहाँ पाई गई जाती है, इंडिया में कौन से एरिया में पाई जाती है। ठीक है, पहली बात ये। अब जब प्रजातियां करोगे तुम एक साथ, ध्यान रखना जब स्पीसीज करोगे तो जितने भी इस तरह के स्पीसीज हैं उनकी लिस्ट बना लो। ओके, जितने भी करंट अफेयर में स्पीसीज आते हैं उनकी तुम लिस्ट बना लो, और उन स्पीसीज पर कम से कम 50 वर्ड, हर एक स्पीसीज पे 50 वर्ड प्रिपेयर कर लो जो न्यूज में है, करंट अफेयर में है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा स्पीसीज से, है ना। इस तरह से तुम्हें कवर करना होता है। यहाँ इनको इंडिकेटर स्पीसीज कहा जाता है। ये भी हम लोगों ने पिछले सेशन एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी के सेशन में कर लिया है कि इंडिकेटर स्पीसीज होता क्या है। इंडिकेटर स्पीसीज, जो इनको सूचक प्रजातियां कहते हैं, है ना। और ये पहले भी बताया जा चुका है, ये क्या करती हैं, ये इन्वायरमेंट में जो खतरा है, खतरा, उस खतरों से हमें अवगत, बाकी जीवों को अवगत कराती हैं, उनको इंडिकेट करती हैं कि इस अभी माहौल में, इस इन्वायरमेंट में कोई ना कोई खतरा मौजूद है। इस तरह की प्रजातियां, अब ये क्या करती हैं, ये प्रजातियां घास भूमि की सेहत को दर्शाती हैं। इंडिकेटर स्पीसीज का बहुत सारा काम है, एक तो खतरे भी बताती हैं, ऊपर से घास भूमि की सेहत को भी दिखा रही है यहाँ पे। तो इसका ये मतलब है कि स्पेशली इन स्पीसीज का, अब तो पहले एक तो पॉइंट हो गया कि इन स्पीसीज को कौन से स्पीसीज में नाम दिया जाएगा। जैसे बहुत सारे स्पीसीज होते हैं ना, फाउंडेशन स्पीसीज है, कीस्टोन स्पीसीज है, कीस्टोन प्रजाति, फाउंडेशन प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति, तो इंडिकेटर प्रजाति, इसको किस में रखा जाएगा, इन सारे स्पीसीज को तो किस में रखोगे, इंडिकेटर स्पीसीज में। ठीक है। ऑर्गेनाइजर्स एंड पार्टिसिपेंट, कौन कौन से आयोजक हैं जो जनगणना हुई थी, जो सेंसस हुई थी, जिसके बारे में भी मैंने कहा है, उसके ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन से हैं। काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ठीक है, काजीरंगा टाइगर टाइगर रिजर्व, ये अथॉरिटी है जो साइंटिस्ट, एनजीओ और बर्ड्स एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करके उसने जनगणना की थी, ये सेंसस किया था। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व प्राधिकरण, ठीक है, ये एक बॉडी है जिसने बाकी साइंटिस्ट, एनजीओ और पक्षी विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस तरह के जनगणना कार्यक्रम को क्या किया, सफल किया। और यहाँ देखो, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पूरे जनगणना का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दीर्घकालिक निगरानी के लिए आधारभूत आंकड़े स्थापित करना, एस्टेब्लिश्ड बेस लाइन डेटा फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग। अब निगरानी, मॉनिटरिंग एक बहुत व्यापक शब्द है जो कि बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में यूज किया जाता है। और तुम्हें पहले भी बताया जा चुका है कि जो सेशन में हम लोग जो क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, उसके 3 जोन होते हैं, बताया था, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और कोर जोन, है ना। उसमें मॉनिटरिंग भी मैंने बताया था कहीं ना कहीं की जाती है, तो मॉनिटरिंग भी की जाती है। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि दीर्घकालीन निगरानी, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग के लिए हमें कुछ आंकड़े चाहिए होते हैं उस एरिया में जहां पर तुम इन पक्षियों को, घास भूमि वाले पक्षियों को अगर लंबे समय तक, ठीक है, उनकी निगरानी करना चाहते हो, उनको बचाना चाहते हो, तो तुम्हारे पास कुछ आंकड़े भी होने चाहिए, और वो आंकड़े इस जनगणना से मिल जा रहे हैं। ठीक है, गाइड हैबिटेट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन प्लान्स, यानी कि जो आवास प्रबंधन है उन पक्षियों का, और उनको कंजर्वेशन के जो प्लान्स हैं उनके लिए भी मार्गदर्शन यानी गाइडेंस मिलता है ना। गाइडेंस फॉर द हैबिटेट, इसको पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए यहाँ पे, गाइडेंस फॉर द हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है, इस जनगणना का एक
उद्देश्य है। तो अब तुम्हें ये इन बातों पर ध्यान रखना है कि भाई जो ये पहली बार घास थलिया पक्षियों की जनगणना की गई, एक तो फर्स्ट टाइम किया गया, कहाँ किया गया, नेशनल पार्क याद होना चाहिए तुम्हें, क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये घास भूमि क्या है ना, घास भूमि किसको कहते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ घास भूमि पाए जाते हैं, ये भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन बन रहा है इसके साथ साथ, भारत में कहाँ कहाँ घास भूमि पाई जाती है, और साथ में संकटग्रस्त प्रजातियां जो है घास भूमि में, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं, इन प्रजातियों के नाम जो मैंने बताया, और इन प्रजातियों को इंडिकेटर स्पीसीज भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है ना। तो हो सकता है इंडिकेटर स्पीसीज ना पूछ के कीटोन स्पीसीज पूछ ले, यूपीएससी से कुछ पता नहीं होता, बट तुम्हें चारों तरफ से अपनी तैयारी अच्छी रखनी है ना। और इसके बाद देखो, तो ये उद्देश्य था, और क्या उद्देश्य है जनगणना का, अवेयरनेस अबाउट द इकोलॉजिकल रोल ऑफ ग्रासलैंड बर्ड्स, इनका पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी क्या भूमिका है, किसकी, ग्रासलैंड बर्ड्स की, पारिस्थितिक घास भूमि पक्षियों की पारिस्थितिकी तंत्र में क्या भूमिका है, उसके बारे में जागरूकता को बढ़ाना भी इसका मकसद था, इसका उद्देश्य। अब चलते हैं अपने दूसरे न्यूज पर, जिसमें है, इसका सोर्स हम लोगों ने लिया है डीडी न्यूज से, मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव है ये, है ना। ये एक पहल है भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के द्वारा, और देखते हैं क्या है ये मेरा गांव मेरी धरोहर एमजीएमडी इनिशिएटिव। अगर तुम्हारे एग्जाम में एमजीएमडी पहल या एमजीएमडी इनिशिएटिव भी लिखा हो, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये मेरा गांव मेरी धरोहर की बात कर रहा है। कई बार हो सकता है कि इस तरह के शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछते, पर पूछना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर पूछे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए किसकी बात हो रही है। एक पायलट योजना है, पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, पायलट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जो किसी बड़े प्रोजेक्ट के पहले, है ना, एक छोटी योजना चलती है, उसके टेस्ट करने, उसके एक्सपेरिमेंटल तौर पे यानी टेस्टिंग के तौर पे। जैसे तुम्हें पता होगा पहले जब राजधानी चला करती थी ट्रैक पर, तो उसके आगे एक छोटी ट्रेन चलती थी, ताकि वो ट्रैक जो है वो, उसके उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो छोटी ट्रेन बता देगी, ताकि राजधानी को, राजधानी एक्सप्रेस को कोई दिक्कत ना आए। तो पायलट प्रोजेक्ट ऐसे ही प्रोजेक्ट होते हैं जो किसी बड़े प्रोजेक्ट के पहले, है ना, एक्सपेरिमेंट के तौर पर किए जाते हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले भी, मतलब ये भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, एक तो तुम्हें इस इनिशिएटिव का नाम पता होना चाहिए, दूसरा किसने स्टार्ट किया, है ना, तीसरा इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता को पहचानना और उसे दस्तावेजीकृत करना। अब तुम्हारे पास जब यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उस एग्जाम के, प्रीलिम्स के जब क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी के, पीसीएस के, है ना, किसी भी एग्जाम के पीसीएस के अगर, या फिर किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर, खासकर अगर यूपीएससी का आता है तब तो ये लंबे लंबे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ तुम देख पा रहे हो, जैसे कि ये देखो, हाँ, स्टेटमेंट्स लाइक launched by Ministry of Culture aimed at identifying and documenting the rich cultural diversity of Indian villages। अब देखो एक बात ध्यान रखना, इस सेंटेंस को चेंज करके भी पूछा जा सकता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है ना। तो इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है, सेंटेंस चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी सेंटेंस चेंज करने के बाद भी अगर वाक्य में तब्दीली कर दी गई है, फिर भी तुम्हें ध्यान रखना है कि इसमें किसकी बात हो रही है, कल्चरल डाइवर्सिटी की, को डॉक्यूमेंटेशन कराने की, यानी दस्तावेजीकृत करना, है ना, यानी उसको डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, पूरी तरह से उसको लीगल डॉक्यूमेंट या फ्रेमवर्क बना लेना, और अपनी जो सांस्कृतिक विविधता है उसको दिखाना, किसके, भारतीय गांवों को, ये एम है। अब यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, अब तुम्हें ये भी पता चल रहा है कि कोई ऐसा नेशनल मिशन है जो कल्चर की मैपिंग करता है, सांस्कृतिक की भी, संस्कृति का भी मान, तुमने सुना होगा कि पहाड़ों का मानचित्रीकरण होता है ना, पर्वतों का होता है, प्लाटू का होता है, प्लेन का होता है, नदियों का होता है, यहाँ तो संस्कृति का मानचित्रीकरण किया जा रहा है। यानी संस्कृति जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, उसकी विविधता, उसकी डाइवर्सिटी को पहचानेंगे कैसे, कहाँ पर है ये, तो उसका जब तक मैपिंग नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा कि फला संस्कृति भारत की
किस गांव में है, किस शहर में, किस राज्य में है, इसलिए मैपिंग भी जरूरी है। और ये इनिशिएटिव फंक्शन किसके अंडर लिया गया? ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। तो ये जो कार्यक्रम है जो तुम देख रहे हो, मेरा गांव मेरी धरोहर, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर, मतलब किस मिशन के अंदर लिया गया है ये? नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। ठीक है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन, इसको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य ये है कि ग्रामीण भारत के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं की पहचान और दस्तावेजीकरण। अब ये डॉक्यूमेंटेशन करा के सोशियो कल्चरल फैब्रिक ऑफ रूरल इंडिया, है ना, यानी कि हम इसे खो ना दें, ध्यान रखना। हम जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी संस्कृति है, उसमें भाग रहे हैं, और उसमें भागने की वजह से हम अपने ग्रामीण भारत की जो सामाजिक संस्कृति है, पहलुओं को हम भूल सकते हैं, या फिर हो सकता है कल को हम इसको पूरी तरह से पहचान भी ना पाएं। तो उसकी पहचान को बरकरार रखने के लिए उसका डॉक्यूमेंटेशन, यानी उसको दस्तावेजों में कम से कम इकट्ठा कर लेना है। अपने सोशियो कल्चरल फैब्रिक ऑफ रूरल इंडिया, भारत की ग्रामीण जो संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति, उसको दस्तावेजीकृत करना, ये उद्देश्य है। क्योंकि तुम्हारी पहचान, हमारी पहचान यही है। भारत की पहचान गाँवों में ही बसती है, और गाँवों में जो ये कल्चर है, सोशियो कल्चर फैब्रिक, ये पूरे इंडिया को पूरे वर्ल्ड के मैप पर पहचान देता है। तुम भी जब जाओगे इंटरव्यू में, तो वहां पे भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारी पहचान क्या है? तो तुम बताओगे मेरा पहचान, मैं फला हूँ फला, ये कुछ नहीं होता, ये तो तुम्हारा नाम है ना। तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारी मतलब, तुम्हारी पहचान तुम्हारे देश के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं से ही होती है ना। क्योंकि पहले यही थे, अब चीजें बदल रही है, बात अलग है, बट शुरुआत तो ऐसे ही हुई है। तो गांवों की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं, कलाओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करना। ठीक है, इनको संरक्षित करना। अब ये जो रीति रिवाज है, सांस्कृतिक धरोहर, हेरिटेज, देखो हेरिटेज है तुम्हारे हिस्ट्री में भी, आर्ट एंड कल्चर में भी, कस्टम्स, आर्ट्स एंड रिचुअल्स ऑफ विलेजेस। ठीक है, इस चीज पे तो तुम ध्यान रखना कि जब भी यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछती है, तो यहाँ से जरूर पूछने वाली है, इस टॉपिक से, हेरिटेज, कस्टम, आर्ट्स, रिचुअल्स, इन सब चीजों से। क्योंकि मैंने कहा ना, यही हमारे देश की पहचान है। और तुम किसी भी दूसरे देश में जाओगे, तुम यहीं के आर्ट एंड कल्चर, यहीं के रिचुअल्स, यहीं के हेरिटेज, यहीं के कस्टम्स को दिखाकर अपनी पहचान दिखाओगे। तुम बोलोगे मैं इंडिया से आया हूँ, तो इंडिया की क्या खास बात है भाई? इंडिया क्या है? इंडिया का तुम बस मैप बना दोगे, हो गया इंडिया ऐसे? नहीं ना। तो इंडिया का मैप बनाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, तुम्हें इंडिया की पहचान भी बतानी पड़ेगी कि भाई तुम इंडिया में अगर हो, तो इंडिया किस लिए जाना जाता है, ये बताओ। तुम बता दोगे इतने राज्य, इतने ये सब जिले हैं, ये सब नहीं होता। तुम्हारी जो सांस्कृतिक पहचान है, पारंपरिक पहचान, वो तुम्हारे संस्कृति, तुम्हारी परंपराओं में छुपे हुए हैं। ठीक है, और इसीलिए भारत सरकार क्या कहती है कि इन चीजों को बचाना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपनी पहचान खो सकते हैं इन फ्यूचर। सांस्कृतिक आंकड़ों का एक ऐसा डेटाबेस तैयार करना जो नीति निर्माण, शोध और पर्यटन विकास में सहायक हो। अब ये देखो कि सांस्कृतिक आंकड़ों का एक ऐसा डेटाबेस तैयार करना, ये भी जरूरी है। डेटाबेस अगर हमारे पास नहीं रहेगा, तो हम आगे फिर बिना आधार के कैसे काम कर पाएंगे? ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा देश, इस तरह की जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो इसमें इस जो परियोजना है, इसका संचालन कौन कर रहा है? अब तुम्हें ये पूछा सकता है प्रीलिम्स में, एक नाम ये हो सकता है, दूसरा नाम बी में कुछ और, सी में कोई और, डी में और, तुम्हें पहचानना है कि इस प्रोजेक्ट को किसने इम्प्लीमेंट किया, संचालन किसने किया। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किया। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना, आईजीएनसी है। पहले चरण की क्या प्रगति हुई है इसमें? देश के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 600 प्लस गांवों की सांस्कृतिक मैपिंग की जा चुकी है। कितनी अच्छी बात है कि भाई हमने फर्स्ट फेज में इतना प्रोग्रेस कर लिया है, इतनी मैपिंग की जा चुकी है, कल्चरल मैपिंग की जा चुकी है 600 गांवों की, है ना। 29 राज्यों में और 7 यूनियन टेरेटरीज में 600 बसने वाले गांवों की मैपिंग की जा चुकी है। तो गांवों का वर्गीकरण किन मानदंडों पर किया गया, ये देखो, है ना। अब गांवों का वर्गीकरण किया गया, अगर उस गांव में कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहता है, फेमस पर्सनैलिटी रहती है, तो उसको चुना गया।
वहाँ कोई ट्रेडिशनल पारंपरिक कला जैसे मधुबनी पेंटिंग, तो इसको भी चुना गया। कोई प्रवासी समुदाय आकर वहाँ रहता है, माइग्रेंट कम्युनिटी, जैसे तुम जैसे कश्मीरी पंडित वगैरह हो गए, कश्मीर में तुम देखते हो बहुत सारे प्रवासी भी हो जाते हैं। विशेष सांस्कृतिक गुण, यूनिक कल्चरल फीचर्स, है ना, कोई ना कोई विशेष कल्चरल फीचर भी उस देश उसमें, मतलब जैसे कुछ खान पान हो गया, कुछ नृत्य संगीत हो गया, कुछ पहनावा भी ऐसा होता है जो बहुत कल्चरल होता है, बहुत कल्चर्ड होता है। उस इस आधार पे गांव को चूज किया जाता है और उसकी मैपिंग की जाती है। समझ गए? अब समझ ही मत जाओ, इस पॉइंट्स को याद कर लेना कि ये पूछा जा सकता है कि भाई जो गाँव की मैपिंग की जा रही है उनके आधार क्या-क्या हैं। तो ये 4 नाम हो सकते हैं, 4 के अलावा और भी बी, सी, डी कर सकते हैं, तुमसे पूछा जा सकता है और तुम्हें कहना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा करेक्ट क्या है। ये 4 नाम तो तुम्हें याद रखने ही रखने हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल टूल्स यानी तकनीकी साधन। अब इसी पूरे जो ये स्कीम है ना, तो अब इसमें क्या है, देखो हमने अभी तक इतना कर लिया कि जितनी भी चीजें हैं इस स्कीम को लेकर, है ना, इसमें मेरा गांव मेरी धरोहर की स्कीम को लेकर, तो इसमें क्या है, देखो पहले चरण की प्रगति हो गई। क्या क्या आधार है ये भी तुम समझ गए। तकनीकी साधन मेरा गांव मेरे धरोहर को लेकर क्या क्या है, तो एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल तैयार किया गया जिसमें गांव की जानकारी को डिजिटल रूप में एकत्रित किया जा सके। अब तुम्हें इसमें से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि तुम्हें इस स्कीम के तहत अगर कोई भी ऐसी जानकारी तुम्हारे से प्रीलिम्स में पूछी जाए तो तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है, इस जानकारी को इकट्ठा करना भी ज़रूरी है। एक मोबाइल ऐप और वो वेब पोर्टल तैयार किया गया है। अब इस स्कीम का, इस योजना का क्या महत्व है, ये देखो। ये अमूर्त सांस्कृतिक, है ना, यहाँ देखते हैं आगे। ये जो परियोजना है, यह उन अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को बचाने में मदद करती है। उस समय मैंने कहा था ना कि ये बचाई जा रही हैं, अदरवाइज ये कल को लुप्त हो जाएंगी। तो ये महत्व है सांस्कृतिक विरासतों को बचाने में, जो समय के साथ लुप्त होती जा रही हैं। और अगर ये लुप्त हो गई तो हमारी पहचान भी इसके साथ लुप्त हो जाएगी, इसलिए इन सांस्कृतिक विरासतों को बचाना बहुत जरूरी है ना, जो कि धीरे धीरे गांव से फेड कर रही है, लुप्त हो रही है। स्थानीय समुदायों ने अपनी संस्कृति और परंपरा के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी का अवसर देते हैं। अब इस तरह का प्रोग्राम जब चलता है तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल बंदे हैं, एंड वो जो लोकल नेटिव लोग हैं, उस गांव के लोग हैं, वो भी अपनी भागीदारी इसमें देते हैं, स्थानीय समुदाय। ये भी इस कार्यक्रम का महत्व था कि भाई लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक है। empowers communities to actively participate in the preservation of their heritage। तो जितने जो भी समुदाय हैं उनको सशक्तिकरण, उनको उनका भी सशक्तिकरण होता है ताकि वो इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित हो, है ना। कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोजिटरी कैन प्रमोट रूरल टूरिज्म एंड सपोर्ट क्राफ्ट बेस्ड लाइवलीहुड। अब बात ये भी हो रही है कि भाई वहां पर इस तरह के जो स्थानीय पर्यटन को प्रोत्साहित करने में, यानी सरकार को अगर टूरिज्म से रेवेन्यू लेना है तो ये भी एक रास्ता है। यहाँ से सरकार को राजस्व जा सकता है, टूरिज्म बढ़ेगा तो, और हस्तशिल्प का प्रचार प्रसार भी होगा। ठीक है, ये सरकार का कहना है। आगे की राह क्या है, आगे की राह क्या देखते हैं हम इस स्कीम के द्वारा। तो योजना को चरणबद्ध ढंग से अन्य गांवों तक विस्तार दिया जाएगा, मतलब फेज वाइज। अभी फेज 1 हुआ है, तुमसे पूछा सकता है कितना फेज इसमें सक्सेसफुल हो गए, यूपीएससी एग्जाम में पूछा सकता है कितने फेज प्रीलिम्स में हो चुके हैं, और फर्स्ट फेज में क्या क्या हुआ, अगले फेज में क्या होना है। तो ये सब चीजें होनी है। शिक्षा, ग्रामीण योजना, पर्यटन नीति, संस्कृति आधारित विकास से जोड़ी जा सकती है। अब स्कीम को हम कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं, किसके किसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। एजुकेशन, रूरल प्लानिंग, टूरिज्म पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो यहाँ पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आ रही है, तो संपोषणीय विकास जो है ये होना चाहिए। लेकिन कैसे होगा, इस प्रोजेक्ट को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे मेरा गांव मेरी धरोहर को, तो फिर ये जो धरोहर है, हेरिटेज है, उसको इंटीग्रेट करेंगे इस प्रोजेक्ट को किसके साथ, शिक्षा के साथ, ग्रामीण जो रूरल प्लानिंग है ना, ग्रामीण योजना है, टूरिज्म पॉलिसी, पर्यटन नीति के साथ अगर जोड़ते हैं तो हम संपूजनीय विकास की तरफ अग्रसर होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब हिंदू में कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, ज्यादा दिन नहीं, कल या परसों की बात है, 28 से 29 तारीख को था। 28 से 29 तारीख के हिंदू में तुम देखोगे तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये मैंने क्लास में भी पहले बताया था कि हिम नदीय झील विस्फोट बाढ़ एक बढ़ता हुआ खतरा।
केदारनाथ के संदर्भ में ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, है ना। हिमनदीय झील, जो विस्फोट हो रहा है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब एक बढ़ता हुआ खतरा है, तो ये इसके चांसेस भी बढ़ते हुए हैं। यूपीएससी में एग्जामिनेशन में, यूपीएससी के एग्जाम में इसका भी एक चांस बढ़ रहा है एग्जाम में पूछे जाने का। क्या है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट? तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम अ ग्लेशियर लेक ड्यू टू स्ट्रक्चरल फेलियर ऑफ द नेचुरल डैम कंटेनिंग इट, जो डैम है अगर उसकी संरचना टूट जाती है ना, दबाव के कारण, पानी के दबाव के कारण, तो अचानक पानी, बहुत सारा पानी वहां से बाहर आता है। जैसे मान लो ये माउंटेन है और बीच में लेक बना हुआ है, और लेक को घेर दिया गया डैम से, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से ये डैम के किनारे टूट सकते हैं और पानी बाहर आ सकता है। तो चारों तरफ बाढ़ की सिचुएशन आ जाएगी, है ना। अचानक आएगी ये बाढ़। जो हिमनदीय झील, इसको ग्लेशियर लेक कहते हैं या हिमनदीय झील, उसके टूटने से आती है। जैसे मोराइन या बर्फ की दीवार। मोराइन या बर्फ की दीवार क्या होती है? देखो, जैसे ये तुम, यहाँ पे माउंटेन है, और ये माउंटेन देखो, ये किनारा, एक कोना ये है, दूसरा कोना ये, तीसरा ये। तो इसके बीच में यहाँ पे ग्लेशियर्स क्या होते हैं, मेल्ट होके निकलते हैं, ऐसे प्रवाहित होते हैं, बहुत धीरे धीरे प्रवाहित होते हैं, पता नहीं चलता है। और ये बर्फ को पिघलाते हुए पूरी जो बर्फ है उसको नीचे तक लाते हैं, और बीच में रास्ता बनता है, और किनारे किनारे बन जाती है बर्फ की दीवार, इधर भी और इधर भी, और बीच से ये पिघला हुआ बर्फ निकलता है, और किनारे किनारे बर्फ की दीवार बन जाते हैं, जिसको हम मोराइन या इंग्लिश में मोरेन कहते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर ये बर्फ की दीवार भी टूटेगी तो बहुत ज्यादा पानी आएगा साथ में। कारण क्या है इस तरह के झीलों के फटने का, ग्लेशियर से निर्मित यानी हिमानी से निर्मित झीलों के फटने का क्या कारण है? तो भाई कारणों में देख लो, पूछा सकता है तुमसे फिल्म्स में कि ए बी सी डी कौन से कारण है, तो बताओगे गर्म तापमान से ग्लेशियर का पीछे हटना। गर्म तापमान, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ग्लेशियर खिसकते हैं, और खिसकेंगे तो टूटेंगे, टूटेंगे तो पिघलेंगे, पिघलेंगे तो बाढ़ आएगी। अर्थक्वेक, भूकंप, अगर इन पहाड़ों पे भूकंप आएगा तो ऑब्वियसली जो मैंने अभी डायग्राम तुम्हें दिखाया था, वो भूकंप से जो मोरेन है, बर्फ की दीवारें टूट जाएगी। भूस्खलन होगा तो भी वो डैम हो सकता है टूट जाए, सारा पानी बाहर आ जाए, है ना। या फिर आइस और रॉक एवेलांच हो जाए, हिम या चट्टान में झील का झील में गिरना। एवेलांच क्या होता है? लैंडस्लाइड्स होता है भूस्खलन, एवेलांच होता है हिमस्खलन, है ना। हिमस्खलन यानी जो ग्लेशियर है वो टूट के जब गिरने लगता है तो उसको हम एवेलांच या हिमस्खलन कहते हैं। और भूमि का टुकड़ा जब टूट के गिरता है तो उसको हम भूस्खलन या लैंडस्लाइड कहते हैं। सडन मेल्टिंग ऑफ, यहाँ पर तुम देखो कि सडन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, है ना, और हैवी रेनफॉल, ये भी एक कारण है। जैसे केदारनाथ वाले में, केदारनाथ केस में तुमने देखा था, वहां पर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। ये कारण बना था वहां पे ग्लेशियर लेक फटने का, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होने का। भारत में किस प्रकार का रिस्क है ये देखते हैं। देखते हैं भारत में किस प्रकार का रिस्क है। तो हिमालयन क्षेत्रों में इस तरह के खतरा है। हिमालयी क्षेत्रों में पहले भी आ चुका है। हिमालयी क्षेत्रों में इस तरह की चीजें देखी जा चुकी हैं। सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। अब तुमसे इन राज्यों के नाम पूछे जा सकते हैं कि भारत में वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बर्फ के, है ना, बर्फ के झीलों के टूटने से बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है, या फिर वहां आपदा, किसी भी प्रकार की आपदा आ सकती है, या फिर वो राज्य जोखिम में है, रिस्क में है। तुम्हें ये नाम याद रखने चाहिए, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें रिपोर्ट में आ चुकी हैं। अब देखो, एज पर इसरोज, अब इसरो के अनुसार, इसरो की रिपोर्ट क्या, देखो, इसरो के अनुसार, है ना, हिमालय में 3,000 से अधिक हिम नदियां, झीलें हैं। कितनी? 3,000 से अधिक संभावित रूप से खतरनाक हो सकती हैं। तुम सोचो, एक दो नहीं, 3,000 संभावित, इनकी पॉसिबिलिटी है कि ये फट सकती हैं और खतरा हमारे सामने आ सकता है। 2023 में क्लाउड बस्ट हुआ था साउथ लोनक लेक में, है ना, लोनक झील है। अब तुमसे इंडिया का जब मैप पूछा जाएगा तो तुमसे ये झील के बारे में पूछा सकता है कि भाई इस मैप में, तुम्हें मैं कितनी बार कह चुका हूँ, इंडिया का मैप बनाओ और उसमें इस तरह की झीलों को अगर दिखाते हो, है ना। तो तीस्ता रिवर पर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो, नदियां
तुम कहते हो ना नदियां, सर नदियां तो हम रट के जा सकते हैं और यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नदियां रट लो ये अच्छी बात है, लेकिन जो नदियां न्यूज में है करंट अफेयर में, इस तरह की तीस्ता रिवर, इन नदियों को करना बहुत जरूरी है, इस तरह के झीलों को भी करना बहुत जरूरी है जो न्यूज में है। ठीक है। कौन से स्टेट में? सिक्किम में। कौन सी झील है? लोनक झील। क्यों बाढ़ आई थी वहां? बादल फटने से बड़ी बाढ़ आई थी। बादल फटने से क्या हुआ? उस लेक में भी बर्स्ट बर्स्ट हो गया, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, है ना। वो झील भी फट गई बादल के फटने से। बादल के फटने से बहुत ज्यादा पानी सडनली गिरता है, ये चीजें भी हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है, बादल के फटने की घटना को भी हमने क्लास में कर लिया है कवर। बस तुम्हारे रिवीजन की जरूरत है, जो कि तुम नहीं कर रहे हो, मुझे पता है। रिवीजन करते रहो, एक बार नहीं कई बार, तब जाकर तुम सोचो इस एग्जाम को पास करने के लिए, क्लियर करने के लिए। की इम्पैक्ट्स ऑफ जीएलओएफ। जीएलओएफ के प्रभाव क्या है? क्या प्रभाव होता है अगर ये लेक फटता है? तो इस तरह के जन धन की हानि, सड़कों पुलों का नुकसान, मिट्टी क्षरण, पारिस्थितिकी असंतुलन, आजीविका और खेती में बाधा, इस तरह के प्रभाव देखे जाते हैं। आगे चलते हैं हम। मिटिगेशन उपाय, कैसे रोकथाम कर सकते हैं? ये एक प्रकार की आपदा बनती है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक से टॉपिक जुड़ा है। निगरानी एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग के सहारे इसरो और एनआरसी का सहायता लेते हुए हम ये चेतावनी दे सकते हैं कि भाई इस क्षेत्र को खाली कर दो, आने वाले टाइम में यहाँ पर या आज या कल ही बहुत तेज बारिश हो सकती है। केदारनाथ इशू में भी ये वार्निंग जारी की गई थी, पर किसी ने नहीं सुना था, इसलिए इतनी मौतें हुई। ठीक है। इसरो जैसे संस्थानों में रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग ये सब करते हैं हम, इंजीनियरिंग सोल्यूशन भी कुछ डालते हैं। तो तुमसे ये पूछा सकता है भी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं, उस पर चर्चा करो। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या एकदम बिल्कुल करंट अफेयर्स है, उससे जो उपाय हैं उन उपायों पर भी तुम्हें चर्चा करनी है। तो उपाय यही सारे हैं, झीलों में पानी का सुरक्षित निकास, मोराइन डैम को मजबूत करना, रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग, ये सारे तुम्हें उपायों में, यानी मेंस में जब तुम कंक्लूजन लिखते हो या मेंस में जब उपाय डालोगे, तो इस तरह के उपाय तुम्हें लिखने चाहिए। और इतनी डिटेल अगर तुमने देखा है कि भाई यहाँ पर उपाय हैं या जन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी है ना, और आपदा से भी संबंधित है, तो ये टॉपिक इस मामले में इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर हम इस आपदा के उपाय या इस आपदा के समाधान या इस आपदा से बचने के तरीके के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। नेशनल एंड ग्लोबल एफर्ट्स, राष्ट्रीय और वैश्विक प्रयास क्या किए जा रहे हैं इस तरह की समस्या से निपटने के लिए? तो भाई ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, जब तुम राष्ट्रीय आपदा को लिखोगे, नेशनल डिजास्टर को लिखोगे, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट, एक टॉपिक है तुम्हारा पेपर 3 में है, जीएस के पेपर 3 में, तुम्हें पता ही है। उस टॉपिक में भी इस तरह के गाइडलाइंस तुम लिख सकते हो, अगर या इस तरह की आपदा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो ये बहुत बढ़िया गाइडलाइंस है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गाइडलाइन भी क्या कि फर्स्ट फॉर्मल फ्रेमवर्क इंडिया में बना था इस टाइम, और प्रबंधन के लिए पहली बार दिशा निर्देश जारी किए गए, है ना। तो ये सारी चीजें तुम्हें ये ध्यान रखना है कि किस तरह से। अच्छा, एड्रेसिंग क्रायोस्फीयर रिस्क ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्रायोस्फीयर कहाँ है भाई? क्रायोस्फीयर कहाँ है? क्रायोस्फीयर किधर है? क्रायोस्फीयर है जो पोलर एरिया को क्रायोस्फीयर बोलते हैं, है ना। जो पोलर एरिया है, पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां भी रिस्क है, और क्लाइमेट चेंज से संबंधित खतरे हैं उन पर भी वैश्विक चर्चाएं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वेंशन, क्लाइमेट चेंज एंड कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के डिस्कशन में भी ये सारी चीजें डिस्कस की जा रही हैं, ध्यान रखना, है ना। तो ये सब कुछ राष्ट्रीय और वैश्विक प्रयास, ये तुम्हारे लिए अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, जो तुम मेंस के एग्जाम में अगर क्लाइमेट चेंज, है ना, या पोलर, जो पोल्स पे बर्फ पिघल रही है उससे संबंधित, या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट से संबंधित भी अगर कोई क्वेश्चन है, तो इन पॉइंट्स को तुम थोड़ा विस्तार से लिख दोगे तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे। लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, है ना, और ऐसा लगे कि हाँ तुम सच में समाधान या फिर भारत की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, या विश्व वैश्विक पहल क्या है इस मामले को लेकर, अगर तुमने अपनी भाषा में सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर दिया तो सारे मार्क्स तुम्हारे, है ना। देखो आगे की राह यही है, मतलब इन सारी चीजों पर भी फोकस करना है, आपदा नीति में शामिल करना है जीएलएफ को, जो अभी तक शामिल नहीं किया गया। हिमालयी देशों के साथ आंकड़ा साझा करना है, जो भी हिमालयी देश हैं जैसे नेपाल है, भूटान है,
है ना, म्यांमार है, इधर तुम्हारा अफगानिस्तान है, चाइना भी आ जाता है, सबके साथ आंकड़े साझा करने। फोकस ऑन लो कार्बन डेवलपमेंट टू स्लो ग्लेशियल रिट्रीट। पिघलने से बचाने के लिए कार्बन का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा, जो तुम पता ही है ग्लोबल वार्मिंग में ये सब चलता रहता है। कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष ये है कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्यों हो रहा है ये? क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। बर्फ पिघल रही है तो झील फटेंगे, झील पर दबाव पड़ रहा है, तो वो फटता है, और फटने के लिए तुम्हें क्या करना है कि भाई उसको बचाने के लिए, फटने से बचाने के लिए, इस आप कोई अगर आपदा ना आ जाए, क्योंकि झील फटेगी तो कोई ना कोई आपदा आएगी, और इस आपदा से निपटने के लिए वैज्ञानिक नीति आधारित और स्थानीय भागीदारी पर जोर आवश्यक है। तो ये कंक्लूजन है जिसको तुम ध्यान से देख सकते हो। पीडीएफ में दे दूंगा तुम्हें, ताकि तुम्हें इससे पढ़कर हेल्प मिल जाए। एंड्रॉइड अर्थक्वेक, अगला न्यूज़ है। एंड ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ आया हुआ था, देखो सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम सिस्मिक सेफ्टी इनिशिएटिव, एक प्रकार का भूकंप, एक भूकंपीय मतलब एंड्रॉइड भूकंप अलर्ट सिस्टम एक भूकंपीय सुरक्षा पहल है। देखा जाए तो आज तक इतिहास में भूकंप को रोकने के लिए, भूकंप से बचाव के लिए किसी भी तरह का अभी कोई सिस्टम डेवलप, कारगर सिस्टम, छोटे मोटे तो बहुत हुए हैं, जापान में भी हुए हैं, हमारे देश में भी उत्तराखंड में किया गया था, लेकिन वो कारगर नहीं है ये सब। तो इस दिशा में एक और प्रयास किया जा रहा है, एईए। क्या है ये? एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम, स्मार्टफोन बेस्ड अर्थक्वेक डिटेक्शन अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म है, जो गूगल ने डेवलप किया। किसने किया है? गूगल ने। तुमसे पूछा सकता है किसने डेवलप किया? फेसबुक ने, गूगल ने, है ना, यूट्यूब ने, या जो भी मेटा ने, या इंडियन गवर्नमेंट ने, या यूएन ने, किसने डेवलप किया? तुम्हें ये बताया जाएगा कि भाई गूगल ने डेवलप किया है। ये एंड्रॉयड फोन बेस्ड अर्थक्वेक डिटेक्शन, मतलब अर्थक्वेक को, भूकंप आने से पहले ही हम भूकंप की जानकारी दे दें, भूकंप की सूचना दे दें, इस तरह का ये सिस्टम है। मतलब चेतावनी देने वाली प्रणाली है कुल मिला के ये, ए। ठीक है, आगे चलता है। ये कैसे काम करता है? ये एंड्रॉयड मोबाइल में मौजूद एक्सेलरोमीटर होता है। अब तुमसे साइंस टेक में पूछा सकता है एक्सेलरोमीटर सेंसर क्या है ना? मिनी सिस्मोमीटर की तरह काम आता है। सिस्मोमीटर तुम्हें पता है, भूकंप मापी यंत्र कहते हैं इसको, सिस्मोमीटर को भूकंप मापी यंत्र। और ये तुम्हारे एंड्रॉयड फोन में इसी तरह का छोटा मोटा मिनी सिस्मोमीटर लगा होता है, जिसको हम एक्सेलरोमीटर सेंसर कहते हैं। एक्सेलरोमीटर सेंसर, ठीक है। क्या है इसके बारे में समझ में आ गया तुम्हें? ये छोटे मोटे फैक्ट्स हैं, प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है। कैसे काम करता है ये? जब फोन डिटेक्ट करता है मूवमेंट, फोन में मूवमेंट होती है अर्थक्वेक के साथ, सिग्नल भेजना शुरू करता है गूगल अर्थक्वेक को, डिटेक्शन सर्वर को, और फिर एक रफ लॉग। जब कोई फोन भूकंप जैसे कंपन को पहचानता है, तो गूगल के भूकंप सर्वर को उस स्थान की जानकारी के साथ संकेत भेजता है, ठीक है। सर्वर हजारों फोन से मिले डेटा की मदद से भूकंप का स्रोत और तीव्रता का पता लगाता है। किसका किसका? स्रोत और तीव्रता का पता लगाता है, कहाँ पर भूकंप आया और कितनी तीव्रता का था, यानी उसका एपिसेंटर कहाँ है और इंटेंसिटी कहाँ है, क्या है, ये पता लगाता है, ठीक है। तो इन चीजों को हम देखते हैं। सर्वर हजारों फोन से मिले डेटा की मदद से भूकंप कहाँ है, अगर पुष्टि हो जाती है कि भाई यहाँ पे भूकंप आ सकता है, तो उसको फिर अलर्ट भेजा जाता है, आसपास के क्षेत्रों को अलर्ट भेजा जाता है, जिससे कुछ सेकंड पहले चेतावनी मिलती है। मान लो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ज़्यादा पहले नहीं हो सकता, क्योंकि भूकंप का पता भाई जितनी जल्दी लग जाए वो अच्छा है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं कि हम 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या 2 घंटे पहले भी बता सकें। देख रहे हो, कुछ सेकंड पहले की ही बात हो रही है। इंडियाज एडॉप्शन ऑफ एईए, भारत में एईए की शुरुआत। सिस्टम हैज नाउ बीन ऑफिशियली लॉन्च्ड इन इंडिया, कब से ये भारत में शुरू हो गया, इस ध्यान रखना, औपचारिक रूप से जुलाई 2025 से, ठीक है, इसी महीने ये शुरू किया गया है, एईए। इस नाम को बार बार याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब इस भारत के सभी भूकंप संभावित क्षेत्रों को कवर करता है। यहाँ से तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनता है कि भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तुमसे ये नहीं पूछेगा क्या कवर करता है, तुमसे एग्जाम यूपीएससी में पूछा सकता है कि संभावित क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। तो ये हम लोग अर्थक्वेक के सेक्शन में और डिजास्टर के सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। गूगल कोलैबोरेटेड विद द नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, गूगल ने किसके साथ कोलैबोरेट किया, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, एनसीएस, ये किस किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये भी क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब चीजें जियोलॉजी से रिलेटेड है, भूगर्भ विज्ञान से। इसके कार्यान्वयन के लिए गूगल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय भूकंप, यहाँ ये तो हो ही गया, समझ गए, इंग्लिश में पढ़ ही दिया इसको। अब देखो नेक्स्ट इज इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस है कि ये अर्ली वार्निंग देगा। ये प्रणाली तुम्हें क्या देगा? अर्ली वार्निंग देगा, खासकर शहरी इलाकों में।
ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, देखते हैं। पूर्व चेतावनी देकर जान बचाने में सहायक होगा। शहरी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सस्ती और स्केलेबल प्रणाली है, क्योंकि पहले से मौजूद स्मार्टफोन सिस्टम पर आधारित है। सबके पास स्मार्टफोन है आजकल, तो उसमें प्रणाली डाली जा रही है। अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, किसी तरह का टेक्नोलॉजी यूज करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की मशीन वशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे स्मार्टफोन में चीजें पहले से दी हुई हैं। क्या लिमिटेशन है एए की, है ना, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। वैसे ही मेंस के लिए क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनता है, दिस इज ओनली फॉर प्रीलिम्स, ध्यान रखना। इफेक्टिवनेस डिपेंड अपॉन स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, इंटरनेट एक्सेस। स्मार्टफोन आ गया, तुम्हारा स्मार्टफोन खराब है, कोई फायदा नहीं होगा। इंटरनेट नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं पता चलेगा, भूकंप आएगा, मर जाएंगे, है ना। इसकी प्रभावशीलता स्मार्टफोन की उपलब्धता और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर करती है। ये कहाँ काम करती है सबसे ज्यादा? रीजन्स विथ हाई फोन डेंसिटी एंड एक्यूरेट लोकेशन सर्विसेज, यानी उन जगहों पे जहाँ फोन डेंसिटी, टावर मोबाइल के ज्यादा हो, एक्यूरेट लोकेशन हो, वहां पे ये अच्छे से काम करेगा। हर जगह ये काम नहीं करेगा, डिपेंड करता है कनेक्शन भी कौन सा है, जियो का है, एयरटेल का है, या फिर आइडिया का है, क्या है, ये भी डिपेंड करेगा, है ना। इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्मार्टफोन पे ही आधारित है ये। ग्लोबल प्रेजेंस इसका, हाँ, अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था कौन कौन सी कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया गया, तो याद रखना यूएसए, जापान, ग्रीस, न्यूजीलैंड और टर्की में पहले से लागू हो चुकी है। इन देशों के नाम याद रखना, भूलना नहीं। भारत में तो अब आया है, मैंने पहले भी कहा था ना, भारत में सारी चीजें आयात होती हैं देर से, पहले दूसरे जगहों में होती है। वे अहेड, भारत के लिए क्या रहा है, आगे क्या राह बनता है भारत के लिए। पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग आर नेसेसरी टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द सिस्टम। इस प्रणाली का अधिकतम लाभ जन जागरूकता और प्रशिक्षण, मतलब गांव में लोगों के पास फोन है लेकिन उनको पता नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं है, और फोन से सिर्फ बात ही कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, ऐप भी डाउनलोड नहीं कर पाते गांव के लोग। तो उनको ये ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है, ताकि आगे अगर भूकंप से बचाव हम चाहते हैं तो इन चीजों में हम काम कर सके। सरकार इससे आपदा प्रबंधन योजना और पूर्व चेतावनी प्रणाली के साथ जोड़ना चाहिए। जब आपदा प्रबंधन पढ़ते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट डीएस पेपर 3 में, तो ध्यान रखना वहां पर मैनेजमेंट की बात आ रही है, प्रबंधन की बात आ रही है, तो उस प्रबंधन में ये सारी योजनाएं, पूर्व चेतावनी प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज आया हुआ था, इंडिया मालदीव रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित एक क्वेश्चन है, आईआर से संबंधित क्वेश्चन है। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन मालदीव जो है कुछ सालों से चाइना के साथ अपना जो अपने संबंध है वो मजबूत स्थापित करता जा रहा है, और भारत के साथ संबंधों को कमजोर करता जा रहा है। चाइना के, कह सकते हैं कि चाहे दबाव कह लो या फिर उसके प्रभुत्व, उसके प्रभाव में है, लेकिन है मालदीव। जबकि इसको होना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये सिर्फ 70 नॉटिकल माइल है। मिनिकॉय जो हमारा द्वीप है, लक्षद्वीप का एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जो कि सबसे नज़दीक है मालदीव के, सिर्फ 70 नॉटिकल मील। तो भाई हम इतने करीब हैं, इतने पास के पड़ोसी देश हैं, फिर भी हमारा, साथ साथ हमारा जो कल्चरल टाई अप है, हमारी जो सांस्कृतिक हम चीज़ें साझा करते हैं, व्यापार साझा करते हैं, है ना, व्यापार, संस्कृति, भाषा, बहुत चीज़ दोनों देशों के बीच में बहुत सालों से ये चीज़ें साझा हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका झुकाव कहाँ है, चाइना की तरफ है। तो लेकिन चाइना की तरफ झुकाव है, तो भारत के लिए खतरा बन सकता है, भारत के लिए चिंता का विषय होता है, क्योंकि भारत के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है मालदीव, है ना, रणनीतिक महत्व है भारत के लिए मालदीव का। तो इसकी लोकेशन इंडियन ओशन में ही है, और मेजर इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स, बहुत सारे जो पानी के बड़े बड़े जहाज हैं यहीं से जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जहाज जाते हैं। तो ये एक ऐसा ट्रेड रूट बनता है, समुद्री व्यापार और भारत की रणनीति में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेनों के पास स्थित है, वहां से बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं, वहीं पर ये मालदीव लोकेटेड है। तो समुद्री व्यापार और भारत की रणनीति में अहम भूमिका निभाता है, ये इसका रणनीतिक महत्व है मालदीव का। यानी मालदीव को अगर देखें तो ये समुद्री व्यापार के और भारत की रणनीति में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चाइना फैक्टर, चाइना ने बहुत पहले, बहुत साल पहले एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रैटेजी बनाई थी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब जो भारत है, भारत को अगर देखा जाए तो दक्षिण तरफ से घेरने के लिए इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ऐसा स्ट्रिंग बनाना चाह रहा था, मतलब घेरा बनाना चाह रहा था, जिससे भारत को दक्षिण से घेरा जा सके, हिंद महासागर से भी घेरा जा सके। ये चाइना की रणनीति थी, जिसका नाम था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट उसका स्कीम था, प्लान था भारत को घेरने का। तो इस क्षेत्र में जो भी देश आते हैं उसके साथ चाइना ने क्या, अपने रिश्ते मजबूत किए, ताकि भारत को घेरा जा सके। कैसे? इन देश, ये सारे द्वीपीय देश हैं, इन द्वीपीय देशों पर अपने सैनिक बेस, चाइना अपने सैनिक बेस यहाँ स्थापित करना चाहता था और भारत को कमजोर करना चाहता था। ये चीज आज भी काम कर रही है चाइना की, बस
कितने देश उसका साथ देते हैं, किस तरह से देते हैं, ये इन चीज़ों पर निर्भर करता है। और भारत के साथ उन देशों के क्या रिश्ते हैं, कैसे रिश्ते हैं, इन बातों पर भी निर्भर करेगा। तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कहीं न कहीं से अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे स्थापित कर ले, अन्यथा भविष्य में हो सकता है किसी न किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े। ठीक है? 3 कारक मैंने बता ही दिया तुम्हें। उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो ये देखो स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जाता है। और हालिया घटनाक्रम, क्योंकि कोई भी देखो ये पहले से ही घटना चल रही है, मालदीव हमारे साथ रिश्ते कई सालों से खराब कर रहा है, खासकर जब से ये सरकार आई है तब से। तो इस सरकार को ये चाहिए कि भाई इन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करें। पॉलिटिकल शिफ्ट क्या हुआ अभी हाल में, हुआ क्या है देखो, वहां का प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू, ठीक है, मोहम्मद मुइजू चीन समर्थक की सरकार मानी जा रही है। इसने अपने भारत से अपने सैन्य कर्मियों को हटाने की मांग की। कह रहे कि कह रहा है भारत से कि तुम अपने जो सैनिक हैं यहाँ पर तुमने बिठा रखे उनको हटाओ, है ना। इंडिया राजी भी हो गया कि हम अपने मई 24 तक, लेकिन हम भाई हटा लेंगे, ये तो बहुत पहले की बात है, मतलब ये हटा चुका है इनफैक्ट। लेकिन कुछ सैनिक अभी भी है, जो एयरक्राफ्ट गिफ्टेड जो है मालदीव को दिया गया है, उसको उसका संचालन करने के लिए वहां पे अभी भी कुछ सैनिक हैं, ठीक है, जो गिफ्ट के तौर पे भारत के द्वारा मालदीव को दिया गया है। विमानों का संचालन वो यहाँ के सिविल स्टाफ के माध्यम से होता रहेगा। मालदीव में एक बहुत बड़ा, मतलब ये देखो नारा जोर पकड़ता दिखाई देता है, इंडिया आउट कैंपेन, है ना। इंडिया आउट कैंपेन एक राजनीतिक नारा है जो भारत की उपस्थिति के विरोध में चलाया आंदोलन बन गया है। ये नारे का नाम क्या, ध्यान रखना है, इंडिया आउट कैंपेन। कौन सा देश चला रहा है, मालदीव चला रहा है। किस लिए, भारत को वहां से हटाने के लिए, भारत के सैनिकों को हटाने के लिए ये नारा दिया गया। भारत और मालदीव के बीच सहयोग, बहुत सारे सहयोग हैं जो भारत, क्योंकि मालदीव से काफ़ी बड़ा देश है, मालदीव के तुलना में काफ़ी संपन्न है आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिकली उससे बहुत आगे है। तो भारत ने, मतलब सीधे तौर पर कहा जाए तो भारत ने ही सहयोग किया है। मालदीव सहयोग भारत को किस तरह से करेगा ये तुम्हें भी पता है। तो ये चीज़ें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सहयोग किया गया है ना। एक एयरपोर्ट बनाया भारत ने, उसका नाम है हनीमाधु एयरपोर्ट, है ना। वाटर सैनिटेशन की फैसिलिटी वहाँ पे इंडिया ने प्रोवाइड की है। लाइन ऑफ क्रेडिट बिल्ड प्रोजेक्ट्स, मतलब पैसे वैसे सब कुछ दिया है उसको, कर्ज दिया, प्लान दिया, स्कीम दिया, हवाई अड्डे बनाए, सैनिटेशन फैसिलिटी कराई। इस तरह के ढांचे, बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट मालदीव में भारत ने किया है। और किस तरह की सिक्योरिटी पार्टनरशिप हम दोनों देशों के बीच में है, देखो कोस्टल राडार सिस्टम है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, मतलब पानी से संबंधित जितना सर्वे है, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है, सहयोग है, कोस्टल रडार प्रणाली, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो। तो इस तरह के सहयोग हमारे और मालदीव के बीच में चल रहे हैं, है ना। और 2004 में सुनामी आई थी, बहुत ही खतरनाक सुनामी आई थी, पता नहीं तुम लोगों को कितनों को पता होगा या कितनों को याद है, आई डोंट नो, बट बहुत खतरनाक सुनामी आई थी, मुझे तो याद है 2014, और कोविड महामारी के समय भी तुरंत सहायता भारत ने पहुंचाई थी। इन सभी सहायताओं को भारत की तरफ से जितना भी सपोर्ट है उसको इग्नोर करते हुए मालदीव चाइना की तरफ अपना झुकाव दिखा रहा है, जो कि सही नहीं है हम दोनों देशों के लिए, यानी भारत के लिए भी और मालदीव के लिए भी। किस तरह की चुनौतियां हैं, बायलैटरल रिलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, आईआर का क्वेश्चन है, ये आईआर का इशू है, नहीं आईआर का इशू है, यहाँ बायलैटरल टाइज के क्या क्या समस्याएं देखी जा रही है, देखो। चाइना सेंटिमेंट, मालदीव में चीन समर्थक भावना का बढ़ना, ये गलत है, ये हमारे लिए चैलेंज है, हमारे दो देशों के बीच संबंधों के लिए चुनौती है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वहाँ की घरेलू राजनीति का उसकी विदेश नीति पर असर पड़ता है, और भारत के साथ संबंधों पर भी असर पड़ता है। ये सारी चुनौतियां हैं हमारे और मालदीव के बीच में द्विपक्षीय संबंध, जिसको हम कहते हैं बायलैटरल रिलेशन कहते हैं। भारतीय सैन्य उपस्थिति की आलोचना, वहां पर भारतीय सैन्य उपस्थिति की आलोचना उस देश के द्वारा की जा रही है, लेकिन ये उन्हीं के लिए की गई है ना। भारत कभी भी किसी पे अटैक करने के लिए सैन्य उपस्थिति नहीं, उनको सहयोग करा, और सहयोग के बजाय वो सहयोग को, मतलब उल्टे तरह से देखते हुए चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं। मालदीव कंट्री है, वे फॉरवर्ड क्या रास्ता है आगे का, रास्ता ये निकलेगा कि राजनयिक परिपक्वता आवश्यक है, मैच्योरिटी चाहिए दोनों देशों को। अब भारत को भी ये चाहिए कि जो सरकार, वहाँ कोई भी सरकार आ रही हो, जैसे मोहम्मद मोइजू की सरकार आई, तो कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन उनके जनता के साथ संबंध हमें मजबूत रखने पड़ेंगे। फोकस ऑन पीपल सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो इस तरह के कामों में जो पहले से भी भारत करता आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब को करता रहे, है ना। लंबे समय तक अस्थायी मित्रता बनाने में ये सब हेल्प करेंगे, किसके साथ, मालदीव के साथ, अगर ये करता रहे तो।
निष्कर्ष ये है कि भारत मालदीव संबंध ऐतिहासिक मित्रता और समकालीन भू राजनीतिक तनावों का मिश्रण है। ये कंक्लूजन है और इस कंक्लूजन को समझो और अपने शब्दों में तुम्हें लिखना होगा। हमारे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, तो यहाँ से तुम मेंस के क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो और इन पॉइंट्स को तुम देख सकते हो। बैलेंसिंग नेशनल इंटरेस्ट विद नेबरहुड गुडविल इज द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। ठीक है, ये हमारा निष्कर्ष था और आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। थैंक यू। इन सबको रिवाइज करते रहो और इसको देखते रहो कि भाई तुम इन चीज़ों के इन पॉइंट्स को रिवाइज करना पड़ेगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं आगे की घटनाओं के साथ। ठीक है।